लखीमपुर के रास्ते सियासत के वास्ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखीमपुर जाना है, सियासी जमीन बचाना है। लखीमपुर कांड के बाद कांग्रेस एक नए जोश में दिख रही है। राहुल और प्रियंका दोनों मिलकर बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लखीमपुर की लड़ाई से कांग्रेस विरोधियों और अपने सहयोगियों दोनों की चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लखीमपुर की लड़ाई से कांग्रेस खिसकती जमीन, जो सियासी जमीन है, उस पर फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, आज राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे। रागिनी नायक, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिलने के बाद राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। प्लेन से निकलकर वो आम मुसाफिर वाली बस में सवार हुए और एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त राहुल को पुलिस ने रोक लिया। हम उस गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। आपने सिक्योरिटी के लिए सुबह सर पूरा प्लान किया सर, हम लोग की मेहनत, सर हम लोग व्हिच रूल आर यू डिसाइडिंग हाउ आई विल डू? जस्ट गिव मी रूल, बता दो मुझे कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है? एयरपोर्ट पर राहुल को प्रशासन ने कहा, हमारी गाड़ी में चलिए, हमने जो रूट तय किया है उस पर चलिए। राहुल नहीं माने और वहीं धरने पर बैठ गए। ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। राहुल गांधी के एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा था। थोड़ी देर तक राहुल एयरपोर्ट के भीतर ही धरने पर बैठे रहे और योगी सरकार को भला बुरा कहते रहे। फिर अचानक उठकर गेट की ओर चल दिए। आगे आगे राहुल और पीछे पीछे सुरक्षा कर्मियों का हुजूम। चन्नी और बघेल जब तक कुछ समझ पाते तब तक राहुल काफी आगे निकल चुके थे। फिर दोनों मुख्यमंत्री भागकर राहुल के पीछे चले। इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। ये बदतमीजी है, कानून की खत्म होने की प्रकाशता है और ये दिखाता है कि ये जालिम सरकार है। एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद थी। बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। भीड़ के बीच से निकलकर राहुल अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद राहुल की गाड़ी और दूसरे कांग्रेस नेताओं की गाड़ी सीतापुर की ओर निकल पड़ी। तो राहुल गांधी को इतना शौक है राजस्थान घुमाएं, वहां भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। और ये सब नेता जो आज कूद रहे हैं वहां जा रहे हैं, हम तो भुक्तभोगी हैं। मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, ये सब लोग दिल्ली से 100 किलोमीटर नहीं जा पाए थे। उस समय केंद्र की सरकार में थे, राहुल जी भी थे और भी बहुत नेता हैं। ये एक बैरियर नहीं लांग पाए थे उस समय, अब बैरियर लांग रहे हैं सबके सब नेता। दिल्ली से लखनऊ के लिए निकलने से पहले राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्र और योगी पर जमकर निशाना साधा। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आप बचिए। देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय है शांति की स्थापना। हिंसा ना हो, शांति रहे, हम विकास के पथ पर अग्रसर हों। हर जिम्मेदार पार्टी का यह कर्तव्य है।
भ्रम फैला करके लोगों को हिंसा की तरफ झोंकना और भड़काना ये उचित नहीं है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त सियासत के सारे रास्ते लखीमपुर खीरी तक जा रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेता 3 दिनों से वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सबको रोका। किसी को हिरासत में लिया, किसी को हाउस अरेस्ट किया। प्रियंका गांधी की तो गिरफ्तारी तक हुई। लेकिन अब 5-5 की संख्या में सियासी कुनबे को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहां पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहां जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी लखीमपुर पहुंच गए। डेमोक्रेसी ऐसे चलती है। लोकतंत्र में किसान की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध है और किस तरह से किसानों को रौंद के कीड़े मकोड़े की तरह मार दिया गया मंत्री की गाड़ियों के द्वारा, ये पूरा वीडियो सामने आ चुका है। अभी तक न मंत्री की गिरफ्तारी हुई, न उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई, न उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई और आप 50 घंटे से मुझे रोक के रखे हुए थे, कोई कारण नहीं। यूपी के चुनाव में बस चंद महीने बाकी है, लिहाजा कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से मिलने पर फोकस किया तो समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ गई। लेकिन अखिलेश यादव ने रास्ता ढूंढ लिया और पहुंच गए सहारनपुर के नानकपुरी गुरुद्वारे में, जहां सिखों का बड़ा हुजूम मौजूद था। जो लखीमपुर में हुआ है ये तानाशाही का एक उदाहरण है। हिटलर शाही में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो और गाड़ी चढ़ाने से, कुचल जाने से किसानों की मृत्यु हुई है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात नहीं कहेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के बाद में अपनी सच्चाई नहीं सामने लाएंगे, तो यही लोकतंत्र है क्या इनका? तमाम सियासी दांवपेच के बीच लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा विपक्ष के निशाने पर हैं। घटना के बाद आज उन्होंने पहली बार अमित शाह से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि घटना की पूरी जानकारी दी। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रही हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी आपका रुख करते हुए, आज आखिरकार राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, वो बताते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसा पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने बंद का ऐलान कर दिया है। एमवीए ने किया है 11, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने किया है 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, घेर रहा है आपको लखीमपुर खीरी की हिंसा पर और सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। विधानसभा में हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव पास होगा महाराष्ट्र में, दूसरी तरफ जो परिस्थितियां बनी है वो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। सुधांशु जी। अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी दुखद घटना हुई है लखीमपुर में, इसमें जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हम सबकी संवेदना उनके साथ है। यदि कोई व्यक्ति कुचलकर दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त हुआ है दुर्भाग्य से, तो वो भी उतना ही कष्ट का विषय है, और कोई पीट कर मार डाला गया है तो वो भी उतने ही कष्ट का विषय है। अगर किसान की मृत्यु हुई है तो वो भी उतने ही कष्ट का विषय है, पर एक स्थानीय पत्रकार की मृत्यु हुई है तो वह भी उतने ही कष्ट का विषय है। परंतु आपने अभी अपना कार्यक्रम शुरू होने से पहले महाराष्ट्र का उल्लेख किया, तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ये बता दे कि महाराष्ट्र में किसानों का सबसे बड़ा संगठन कौन है। शेतकारी किसान संगठन, जो कि शरद जोशी जी का संगठन है। क्या वो इस आंदोलन से सहमत है, हां या ना? यदि नहीं सहमत है और वह यह मानता है कि मंडियां समाप्त होनी चाहिए, जो कि शरद पवार जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है। सुधांशु जी, मंडी बंद होंगे, खुलेंगे, बाद की बात है। एक सेकंड सर, जो परिवार वाले जिनकी मृत्यु हुई है उनसे पूछेंगे हाँ या ना में जवाब दीजिए। उनसे हिम्मत होगी आपकी पहले ये बात पूछ हाँ या ना में बताइए कि क्या परिस्थिति बनी।
मैं ये प्रश्न कह रहा था कि जिस राज्य में बंद का आह्वान किया वहां किसान साथ में है नहीं, हाँ या ना बोल दे, हम अपने राज्य का उत्तर देंगे। बताइए, पूछिए रागिनी जी से, शेतकारी किसान संगठन साथ में है कि नहीं? वही सबसे बड़ा संगठन है महाराष्ट्र का, पूछिए। संगठनों की बात बाद में आएगी। रागिनी जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2 मिनट का टाइम, क्योंकि प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जुड़ रहे हैं। एक सेकंड, आप भी सुधांशु जी उनको सुनना चाहेंगे, रागिनी जी भी सुनना चाहेंगी। सीधे रुक करते हैं। प्रशांत कुमार, लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी उत्तर प्रदेश के इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, हमने देखा आप खुद लखीमपुर खीरी गए थे, सबसे पहले आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। एक के बाद एक दसियों वीडियो सामने आए, आपकी नजर में क्या हुआ था? आपने एक समझौते की सूरत जरूर वहां पर बनाई है, लेकिन क्या हुआ था? किसने इस परिस्थिति को जन्म दिया? टकराव की स्थिति आखिर क्यों बनी? क्यों एक गाड़ी 4 किसानों को रौंदती हुई आगे बढ़ी? क्या अभी तक की जानकारी के मुताबिक बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? प्रशांत जी। ये 3 तारीख की शाम की घटना है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसे ही ये घटना घटी, तत्काल राज्य सरकार की तरफ से इस चीज़ को स्पष्ट किया गया कि इस घटना की निंदा करते हैं और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के क्रम में एक डेलीगेशन वहाँ भेजा गया और हम लोगों ने स्थिति को जाकर वहाँ, चूँकि जो किसान संगठन थे, किसान के लोग थे, वो लोग डेड बॉडी रख के एजिटेट कर रहे थे, उनसे वार्ता की गई और जो भी एफआईआर दोनों पक्षों ने लिख के दिया वो वर्बेटम वही चीज़ें हम लोगों ने एफआईआर में दर्ज कराई और उनका विश्वास प्राप्त किया, तथा जो घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से होनी थी, जो दुखदायी मृत्यु हुई, उसके बारे में भी उनसे बात की गई तथा एक न्यायिक जांच के डिमांड उनकी थी, उस पर भी सरकार एग्री की तथा सभी पक्षों को और उन विक्टिम्स के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानते हुए एक सॉल्यूशन निकला। और उसके बाद से हम लोगों ने उस मृतक शरीर की पंचायतनामा कराया, फिर पोस्टमार्टम कराया और उन 4 डेड बॉडीज में भी एक फैमिली संतुष्ट नहीं थी। तो कल एक विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लखनऊ से भेजी गई, जिसने कि दोबारा वहाँ पोस्टमार्टम किया और जब पूरा परिवार संतुष्ट हो गया तब उसकी अंत्येष्टि आज की गई है। इस बीच में हम लोगों ने एक वहाँ 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो कि एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में है, जो कि विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी, दोनों विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी। तथा हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर दिया है तथा ईमेल आईडी दिया है कि इस घटना से संबंधित कोई भी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है और हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ वीडियो ऐसे भी लोग, जो लोग नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था बनी रहे, वो मॉफ्ट वीडियो या किसी दूसरे जगह का वीडियो भी उसमें चला रहे हैं। तो इस चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने आगाह किया है कि इस तरह की चीज़ों से बाज आएं और अगर इस तरह के प्रयास हम लोगों के विवेचना के दौरान आएंगे तो हम उसमें कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। प्रशांत जी, मुख्य चीज़ें ये थी कि हम लोग ने एक इस पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से प्रशासन, शासन और पुलिस विभाग ने सबने मिलकर बचाया है और अब जो है हम लोग विवेचना को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जल्द ही हम इसके तह में जाके इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे। और हमारे यहाँ जो शासन के तरफ से शीर्ष स्तर से बताया जा चुका है कि इसमें दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशांत जी, 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह है कि ये आपके लिए अद्वितीय मौका है जब आज तक देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल पर आप अफवाहों को दरकिनार कर सकते हैं। आप वहां पर खुद गए थे, मौके पर मौजूद थे, आपने बताया 4 किसानों की मौत हुई है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी जिसमें 4 लोगों की लिंचिंग हुई है। मैं आपसे सीधा सवाल आज करना चाहती हूं, मौके पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के तौर पर आज आपने जाकर, जो बीते दिन आपने जानकारी हासिल की, आपने क्या कड़ियां जोड़ते हुए देखी हैं जिससे अफवाहों को आप शांत कर सके? सवाल नंबर 2,
जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या उनके नेता हैं, उनको जाने से रोके जाने के पीछे कहा जा रहा है कि आप प्रशासन के गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते थे, इसलिए वहां पर पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया है। दोनों सवालों पर आपका जवाब प्रशांत जी। नहीं, मैं ये चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के मौके पे न जाने के संबंध में, उसके दो कारण थे। प्रथम कि वो बहुत सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, वहाँ वीआईपी को भी खतरा हो सकता था, और दूसरी चीज़ कि उनके जाने से और उत्तेजना फैल सकती थी। तो वहाँ के जिला प्रशासन का यह डिसीजन था कि अभी किसी को यहाँ ना आने दिया जाए। इसी क्रम में सभी व्यक्तियों को रोका गया, जबकि अन्य लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी संतुष्टि के हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही थी, अभी भी की जा रही है, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरीके से इसको न तो ढकने का प्रयास हो रहा है, न तो कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है। इसी के लिए राज्य सरकार ने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच के भी आदेश दिए हैं। तो इसमें पर्दा, ये तो इतनी सुचिता और पारदर्शिता से कार्रवाई हो रही है कि दोबारा भी घर वालों की संतुष्टि नहीं थी तो भी पोस्टमार्टम कराया गया, और उनके संतुष्टि के बाद ही उन लोगों ने अपने जो पार्थिव शरीर थे उसकी अंत्येष्टि धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से की है। और जो ये एक जटिल विवेचना, एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए भी कमेटी बनी है, और जैसे अभी तक चीज़ों को कंट्रोल किया गया है, हम आगे भी पूरी तरीके से हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और कानून के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं, और हम जल्द ही केस का पर्दाफाश करेंगे और माननीय न्यायालय को तथा जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनसे भी समय समय पर हम लगातार ब्रीफिंग करते रहेंगे। सर, एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अंत्येष्टि करना उन लोगों की और शांति बहाली, ये आपकी प्राथमिकता है, उसका सम्मान पूरा देश करता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि परिस्थितियां बेकाबू हो। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर है। क्या रसूख का इस्तेमाल हो रहा है आप पर? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं सर क्योंकि रुकिए, राजनेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अभी तक 3 से 6 अक्टूबर आते आते किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई सारे संगीन इल्जाम लगे। एक वीडियो है जिसमें सीधे तौर पर गाड़ी रौंदती हुई किसानों को जा रही है और उसमें 4 किसानों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। अब सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर है, जिसके मुखिया के तौर पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। इस सवाल पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं शीर्ष प्राथमिकता हमारी थी कि पहले ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे कि आगे का इन्वेस्टिगेशन बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी कठिनाई के शुरू करें, और वो माहौल बनाने में हम लोग संतुष्ट रहें। जहां तक जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का सवाल है, इसके बारे में भी चीज़ें स्पष्ट की जा चुकी हैं। जो कोई भी सब्सटैंटिव ऑफेंस में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, सभी चीज़ें प्रिवेंटिव थी और रिस्ट्रिक्टिव थी। ये चीज़ें बताई गई हैं, और ये चीज़ें बार बार जिन लोगों के आदेश से रोकी गई हैं या जिसने रोका है वो भी अपने ये उनको पता है कि अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को रोकेंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उन चीज़ों को पूरी तरीके से बता के ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जो आपने साख की बात की है, हम इस पूरे प्रकरण के तार जो है खोलेंगे, और जो सही अभियुक्त हैं उनको हम जल्द ही बेनकाब करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। ये प्रश्न विपक्ष ने बार बार उठाया, कई लोगों ने सामने किया। क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है? इस पर क्या प्रामाणिक रूप से कुछ भी आप इस वक्त कहने की स्थिति में है प्रशांत जी? इस संबंध में किसी का भी जवाबदेह व्यक्ति कोई भी इस पर तुरंत कमेंट नहीं देगा।
चूंकि जो भी व्यक्ति इस बारे में बोलेगा उसको इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कोर्ट में उसकी गवाही देनी पड़ेगी। तो जब हमारे विवेचक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और इन चीज़ों को बताएंगे तब हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के शीर्ष जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है, निर्देश दे दिया है कि किसी भी हालत में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और ये चीज़ों को हम करके दिखाएंगे। जांच की दिशा क्या है सर? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आशीष मिश्रा उस वक्त वहां पर मौजूद थे या नहीं? मैं आपको बताऊं कि जो प्रत्यक्ष ह्यूमन जो विटनेसेस होते हैं वो हॉस्टाइल हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट होती हैं वो परमानेंट है। तो हम सभी तरह के वैज्ञानिक साक्ष्य जो आज के दिन में एक सफल अभियोजन के लिए आवश्यक हैं, हम सारी एविडेंसेस एकत्रित कर रहे हैं और उसके बाद ही हम अकाट्य साक्ष्य के आधार पे अग्रिम कार्रवाई करेंगे ताकि हमें आगे चल के किसी तरह की कोई एम्बैरेसमेंट न झेलना पड़े। मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं क्या आप सर? सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं क्योंकि लोग भी ये जानना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट, देखिए हाथरस के बाद कई सारे सवाल यूपी पुलिस के जांच की प्रक्रिया पर जुड़े। मैं आपसे सीधा पूछ रही हूं, सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का आरोप यही है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद थे। क्या इलेक्ट्रॉनिक, मैं दोहरा रही हूं अपने सवाल को, क्या मोबाइल फुटप्रिंट के जरिए आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वो वहां पर मौजूद थे या नहीं थे? जो गाड़ी वहां पर थी थार जीप और उसके बाद एक ब्लैक गाड़ी थी जो कि बताया जा रहा है कि एक शायद एसयूवी कार थी, इसके बारे में क्या पता चला है आपको? दोनों सवालों का स्पष्ट जवाब दें। आशीष मिश्रा की मौजूदगी पर आप लोग किस तरह से जांच आगे ले जा रहे हैं? अंजना जी, मैंने आपको कहा और मैंने जो बात आप पूछना चाह रही हैं मैंने पहले ही कह दिया कि सभी साक्ष्यों का संकलन होगा और जब सभी साक्ष्य का मतलब है कि जो चीज़ें आप बोल रही हैं वो उसमें इंक्लूडेड है और सभी जो लेटेस्ट फॉरेंसिक जांचें हैं या लेटेस्ट टेक्निक्स हैं सबका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमने, जैसे मैंने बताया कि हम सफल अभियोजन की तरफ इस केस को ले जाएंगे ताकि कोर्ट में हमारी साख बची रहे और हम कन्विक्शन दिला पाएं। राकेश टिकैत आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे सर, क्या हम माने कि उनकी भूमिका निर्णायक रही एक निष्कर्ष और एक समझौता किसानों और उनके परिवारों के साथ कराने में? नहीं, वहां केवल वही नहीं मौजूद थे, अन्य लोग भी थे, उस पंथ के भी काफी लीडर्स साथ में बैठे थे। चूंकि उनको सभी जानते हैं, आपने भी उनको फोकस किया, लेकिन वो अन्य जो पंथ के लीडर थे लोकल वो भी साथ में बैठे थे और उन लोगों ने उनको ऑथराइज किया था बात करने के लिए और सभी लोगों के सामने बहुत पारदर्शी तरीके से जो भी वार्ता हुई वो प्रेस के साथ शेयर किया गया और उस पर सबको संतुष्टि है। प्रशांत जी, क्या चारों जो किसान जिनकी मृत्यु हुई है उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया है? जो 4 अन्य, जिसमें दावा है कि 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर थे, उन सभी 8 लोगों का अंतिम संस्कार करा दिया गया है? जिन लोगों की मृत्यु हुई है उस पर आप क्या स्पष्ट जानकारी देंगे प्रशांत जी? हाँ, ये 8 लोगों की मृत्यु इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई है और लास्ट क्रीमेशन आज सुबह बहराइच में हुआ है और सभी जगह परिवार संतुष्ट हैं और जो भी सहायता की घोषणा राज्य सरकार ने की है वो सबको मुहैया करा दी गई है और जो भी उनकी डिमांड थी उनको फुलफिल करते हुए हम आगे अब निष्पक्ष और बहुत ही तेज त्वरित गति से विवेचना कर रहे हैं ताकि हम अभियुक्तों को जल्द से जल्द अकाउंट फॉर करें और कोर्ट में प्रोड्यूस करें। प्रशांत जी, प्रियंका वाड्रा गांधी लगातार ये कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है, उनको जाने से रोक रहा है। अब सवाल ये है कि तमाम राजनेता, अखिलेश यादव से लेकर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, क्या उन पर दबाव आप लोगों की तरफ से बन रहा है? क्या सरकार का दबाव आप पर है? क्या गृह राज्य मंत्री का रसूख है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बन रही है? विपक्ष को आप लोग पहुंचने नहीं दे रहे हैं?
नहीं, आप अभी जब हम लोग वार्ता कर रहे हैं तो सभी लोग, जैसा कि दोपहर में ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अब चूंकि अंत्येष्टि समाप्त हो चुकी है तो सभी लोग को 5-5 की, अगर 5-5 की संख्या में धारा 144 का अनुपालन करते हुए अनुमति दी गई है और उसी अनुमति के तहत सभी लोग, प्रत्येक पार्टी के 5-5 लोगों को परमिशन दिया गया, उसके तहत लोग जा रहे हैं। और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हुए थे वो केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा वीआईपी के स्वयं की सुरक्षा को देखते हुए किया गया था और इसका अन्य कोई कारण नहीं था। और अब परिस्थितियां जब सामान्य हो रही हैं तो अब जाने में किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन राज्य स्तर से नहीं होता, स्थानीय प्रशासन इस संबंध में जिस तरह की रिपोर्ट देता है या लोगों को बताता है उस पर ही कार्रवाई की जाती है। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। और ये कोई ऐसी नहीं है बात जो कि केवल यही उत्तर प्रदेश में ही ये प्रक्रिया कोई उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में सभी जगह को फॉलो किया जाता है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी तभी आगे की कोई बात होती है। तो अब इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हम लोग सफल रहे हैं, अब आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और उसके अलावा जो भी आदमी जाना चाहता है वो लोकल जो कंडीशन है, लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी के जो असेसमेंट है उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हुए वो लोग जा सकते हैं। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि मुझे लगता है हाथरस के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है जिसका सामना आप बतौर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं। क्या सरकार का दबाव है? सवाल सीधा कर रही हूं क्योंकि विपक्ष का यही आरोप है कि सरकार के दबाव में पुलिस इन तमाम जगहों पर काम करती है। एक खास एजेंडा, चुनावी मौसम है, चूंकि चुनाव होने हैं अगले साल की शुरुआत में, इसलिए ऐसा दबाव रहता है। ये सवाल मैं इसीलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि जनता में भी एक प्रश्न मन में आता है कि आखिर ऐसा वीडियो जब आता है जब किसानों को पीछे से रौंद दिया जाता है, उसके बाद लिंचिंग होती है 4 लोगों की, क्या सरकार के रसूख का, सरकार का दबाव आपको झेलना पड़ता है? मुझे पता है बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब हाँ या ना में देना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ स्पष्ट कीजिए। हाथरस के बाद मुझे लगता है सबसे चुनौतीपूर्ण ये परिस्थिति आपके लिए बनी है उत्तर प्रदेश में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। नहीं, ऐसी मैं तो आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और सरकार की तरफ से शुरुआती दिनों से ही ये जो क्राइम और क्रिमिनल के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति रही है उसके तहत आपने देखा होगा कि 18 अरब की माफियाओं की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या जब्त की गई है और पूरे 4.5 वर्षों में किसी भी तरीके की कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। और अभी लेटेस्ट एनसीआरबी के जो डाटा 2020 के प्रोड्यूस हुए हैं उसमें उसके डाटा ही बताते हैं कि क्राइम का दर, आप कोई भी क्राइम संख्यात्मक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के क्राइम को आप किसी सिक्किम के या गोवा के क्राइम से नहीं कंपैरिजन कर सकते, लेकिन अगर आप क्राइम की दर देखें, क्राइम रेट देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। और ये आपने स्वयं भी देखा होगा कि किसी भी तरह के कोई सांप्रदायिक तनाव, दंगा इत्यादि यहाँ नहीं होने दिया गया है तथा महिलाओं के संबंधी अपराध में, कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर है। बहुत धन्यवाद आपका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मौके पर बहुत मुश्किल होता है पुलिस का वर्जन जानना, लेकिन सामने आकर कम से कम सवालों का आप जवाब दे रहे हैं। परिस्थिति शांतिपूर्ण हो, जल्द से जल्द समझौता निकले और इसी के साथ कसूरवारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। नजरें आप पर है प्रशांत कुमार जी, और नजरें इसलिए भी है क्योंकि जो वर्दी आप पहने हुए हैं उससे लोगों की उम्मीदें होती हैं, और खास तौर पर यह सरकार के लिए हमेशा कहा जाता है कांटों का ताज है सत्ता में रहना, लेकिन खून के छींटे पड़ जाएं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए उससे भी मुश्किल घड़ी होती है जब ऐसी घटनाओं पर अंजाम तक इंसाफ को ले जाना पड़ता है। कई परिवारों को इंसाफ का इंतजार होगा। मीडिया और इसके साथ वो बवाल जो हम देख रहे हैं सियासी पार्टियों का चुनावी मद्देनजर होता रहेगा, लेकिन परिस्थिति क्या बनती है इंसाफ के मद्देनजर?
क्या उन परिवारों को इंसाफ मिलता है? कसूरवारों को आप गिरफ्तार करते हैं, इस पर नजर रहेगी और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, राहुल और प्रियंका लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रागिनी नायक जी, आपने सुना प्रशांत कुमार जी को, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जाहिर तौर पर उनकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन इसी के साथ जो इंसाफ के लिए परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, उसके बाद सवाल सियासी नेताओं पर उठता है कि क्या इसकी जरूरत है। ये जो नरसंहार का पोस्टर दिख रहा है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या जो परिस्थितियां बनी, जो वीडियो आए, उसमें दोनों तरफ का हमने देखा। रागिनी जी, गाड़ी से किसानों को रौंदा गया, लेकिन इसके बाद लिंचिंग हुई, 4 लोगों की मौके पर लिंचिंग हुई है। रागिनी जी, अंजना जी, सबसे पहले तो सुधांशु जी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके कोरोना को मात देकर जब से दोबारा डिबेट में आए हैं, मेरी पहली बहस है उनके साथ, तो उनको बधाई देती हूं और प्रार्थना करती हूं ईश्वर से कि उनको हमेशा स्वस्थ रखें। और अब मैं मुद्दे पर आती हूं। तो देखिए, आज बड़ा दिलचस्प विषय आपने उठाया। आपने कहा कि लखीमपुर जाना है, सियासी जमीन बचाना है। इसमें थोड़ा सा त्रुटि सुधार करके मैं कहना चाहती हूं कि किसानों का साथ निभाना है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, निरंकुश सरकार को सबक सिखाना है, विपक्ष होने का धर्म निभाना है और राहुल प्रियंका का यही फसाना है। तो बड़ा मैं समझती हूं आज के दिन कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को और हर उस व्यक्ति को जिसका दिल इस देश के किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाता के लिए धड़कता है, हर उस व्यक्ति का आज सर फक्र से ऊंचा हुआ होगा। क्योंकि लखीमपुर के किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए प्रियंका गांधी तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम प्रताड़ना के बावजूद अंगद की तरह पैर जमाए खड़ी रही। और मैं कहूंगी कि किसी भी माई के लाल में ये हिम्मत ही नहीं हुई कि उस पैर को हिला पाए। प्रियंका गांधी ने कहा, तब तक नहीं हटूंगी जब तक किसानों के आंसू नहीं पोंछूंगी, दर्द नहीं बांटूंगी, जख्मों पर मरहम नहीं लगाऊंगी। और अंततः जो सच था उसके आगे योगी सरकार को झुकना पड़ा, पहली बात। अब दूसरी बात, जो आपने नरसंहार की बात की और सुधांशु जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि इस दुर्घटना पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्याकांड ही है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई एक वारदात है। और ये कैसे है उसका मैं आपको पुख्ता प्रमाण देती हूँ। एक प्रमाण तो आज ही सामने आया है, जिसमें ये पता चला है कि गृह राज्य मंत्री के कपूत जो हैं वो अपनी बंदूक को लोड कर लेकर गए थे। बहुत सारे लोगों ने वहां पर कहा कि फायरिंग हुई थी। यहां तक कि 1-2 किसानों ने भी कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही नहीं है, हाथ से गोली छू के गई है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन एक लंबी श्रृंखला है। उस श्रृंखला के तहत मोदी जी पहले किसानों के रास्ते में कांटे बिछाने का काम करते हैं, राजमार्ग खुदवा देते हैं कि किसान पहुंच ना पाए। फिर बड़े व्यवस्थागत तरीके से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट, मवाली, गुंडा और हर तरीके की बात कहते हैं। लगातार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिर एसडीएम कहता है पुलिस को कि जाकर किसानों का सर फोड़ दिया जाए। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आ जाते हैं सीन में, कहते हैं कि भैया लठ निकाल लो और अगर किसानों को मारकर जेल जाओगे तो नेता बनकर आओगे। फिर गृह राज्य मंत्री का भड़काऊ बयान आ जाता है जिसमें कहते हैं सुधर जाओ, 2 मिनट में सुधार दूंगा, नहीं तो जानते नहीं हो मैं क्या हूं। 300 आप आज तक नहीं दिखाया कि हिस्ट्री शीटर है। 302 का मुकदमा चल रहा है, बेल पर बाहर है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर 3 साल से रिजर्व करके रखा हुआ है। और फिर आ जाते हैं पिक्चर में उनके कपूत, जो कि किसानों को रौंद देते हैं जीप के नीचे। तो ये किसान विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की है। ये दमनकारी मानसिकता संघियों और भाजपाइयों की है। ये हर विरोध के स्वर को कुचलने की मानसिकता जो है, उसका एक प्रदर्शन आपको देखने को मिला है। और मुझे एक बात बस और आपसे कहनी है अंजना जी, कि आपने बहुत लंबे सवाल पूछे, अच्छे सवाल पूछे। एक सवाल और पूछना चाहिए था आपको प्रशांत कुमार से। पहला तो ये कि भाई ये वही एडीजी हैं जिनको बलात्कार की परिभाषा नहीं पता थी हाथरस के मामले में, और बलात्कार तब तक लिखने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि सीबीआई की रिपोर्ट ने नहीं कह दिया कि बलात्कार हुआ है। वही एडीजी हैं। और दूसरा सवाल आपको ये पूछना चाहिए था कि अगर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाता है, बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन किस तरह से बिना दबाव में आए निष्पक्ष जांच कर सकता है। इसका जवाब प्रशांत कुमार अगर दे देते तो मैं मान जाती कि एक निष्पक्ष तफ्तीश शायद उत्तर प्रदेश में हो जाए। आज तक 100 एसआईटी का गठन हुआ है, निष्पक्ष जांच पर सवाल है सुधांशु जी। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। निष्पक्ष जांच पर सवाल है।
इसकी गंभीरता को समझिए सर, क्योंकि हमने हाथरस मामले में देखा था। मैं गंभीरता से मैं बिल्कुल उनके वक्तव्य को ही गंभीरता से लेते हुए वो विषय का आपके सामने विश्लेषण रखता हूं। पक्ष कितना है और निष्पक्ष कितना है। रागिनी जी ने कहा कि गाड़ी चढ़ गई, वह दुर्घटना कहना गलत है। मैं बिल्कुल यह बात मानता हूं कि गाड़ी चढ़ी, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं, दुर्घटना भी हो सकती है और वह सोउद्देश्य भी चढ़ाई जा सकती है। मगर जिसको डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया वो तो निर्विवाद हत्या है ना, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है, उसमें तो दुर्घटना का कोई तत्व ही नहीं हो सकता। परंतु जो डंडे से पीट पीट कर मार दिए गए उनके लिए संवेदना का एक भी लेश मात्र किसी विपक्षी नेता में नजर नहीं आता। ये अपने आप में सर आप में तो दिखाता है कि कौन तो कितना निष्पक्ष है और कितना सापेक्ष है। आपकी सरकार में भी तो हिम्मत नहीं जागी। जब शुरुआती मुआवजे का ऐलान हो रहा था तो 4 किसानों के लिए हो रहा था, ये हिम्मत तो आपकी पार्टी और आपकी सरकार में भी नहीं आई। नहीं, हमने तो सबको दिया है, हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं। हमने किसी के लिए नहीं कहा कि ये तो हत्या मानी जाएगी, मतलब ये तो कह रहा हूं पीट पीट कर मारना तो हत्या, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो ये बात कही गई कि किसी को रोका गया, अभी आपके सामने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बोला कि परिस्थितियों को ध्यान में रख के स्थानीय प्रशासन निर्णय लेता है। जैसे ही उन्हें लगा कि स्थितियां थोड़ी भी अनुकूल हैं तो हर नेता का जाने का अधिकार है, उन्हें पूरा अधिकार दिया गया। तीसरी बात, रागिनी जी ने बाहर भी याद दिला दिया, हरियाणा भी, पंजाब भी, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, हरियाणा के करनाल में किसानों ने जिस ढंग की तोड़फोड़ की, मुख्यमंत्री के काफिले के ऊपर हमला किया, एक नहीं दर्जनों मंत्रियों के काफिलों पे हमला। पंजाब में हमारे विधायक के ऊपर कातिलाना हमला जिसमें कि उनके कपड़े तक फाड़े गए। कल हरियाणा में एक हमला, 26 जनवरी को दिल्ली में बक्कल उखाड़ देंगे और जो कुछ हुआ वो पूरे बात देश कर लीजिए ना सर। आप ये सारी घटनाओं का अलग अलग विश्लेषण तो कर सकते बात कर लीजिए ना, क्या ये सारी चीजों को एक में जोड़ कर देंगे? थोड़ा अपना ईगो दरकिनार कर दीजिए ना। 26 जनवरी के बाद जो किसानों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, कर लीजिए ना बातचीत। अरे भाई, मैं खालिस्तानी झंडे लिए हुए हैं, खालिस्तानी टी-शर्ट पहने हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्रियों पर हमला हो रहा है, ये दलील नहीं हो सकती। आप सरकार है, आप हम अपना वाक्य, अंजना जी मैं वाक्य पूरा कर लूं, उसके बाद आपको जो लगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, लखीमपुर की अलग व्याख्या है, करनाल की अलग व्याख्या है, पंजाब की अलग व्याख्या है, 26 जनवरी गणतंत्र की अलग व्याख्या है। सबको मिलाकर हर जगह दूसरी पार्टी जो भी हो, ये इस ढंग का उपद्रव होने वाली पहली पार्टी यही क्यों है? तीसरा, मैं संशोधन कर दूं रागिनी जी के वक्तव्य में, खालिस्तानी हमने नहीं कहा था। आपकी पार्टी के सांसद रणवीर सिंह बट्टू, जो कि आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के बेटे भी हैं, उन्होंने सबसे पहले खालिस्तानी कहा था, किसी भाजपाई ने नहीं कहा था। तो यह बात भी अच्छी तरीके से स्पष्ट समझनी चाहिए। और जहां तक आपने यह बात कही है कि पूत कपूत, तो अब इस विषय के ऊपर तो किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से पूछ लिया जाए तो उसे समझ में आता है। एक वाक्य और कहूंगा, सभी दलों के नेता जा रहे हैं, सबको जाने की अनुमति है, मगर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके एक नहीं दर्जनों नेता जाना चाहते हैं। भाई, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जाना चाहते हैं, बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा जी जाना चाहते हैं, और आरएलडी से जयंत चौधरी जाना चाहते हैं, परंतु यहां राहुल और प्रियंका जी भी जाना चाहते हैं, सारे मुख्यमंत्री भी जाना चाहते हैं। अब ये राहुल जी प्रियंका जी के साथ स्नेहवश सहयोग देने गए हैं या प्रतिस्पर्धावश गए हैं, ये तो मेरे ख्याल से रागिनी जी बेहतर बता सकते। कंपटीशन है ये सियासी पर्यटन का, रागिनी नायक जी, क्योंकि इससे ऐसा तो नहीं है कि इंसाफ इससे मिल जाएगा। इंसाफ तो जांच के जरिए ही सामने आएगा ना आखिरकार। रागिनी जी। अंजना जी, कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी मुखिया ऐसा होना चाहिए, देश का हो, दल का हो, प्रदेश का हो, जो कि सभी के साथ समान व्यवहार करे, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, बिना दुभाती के। और चूंकि सुधांशु जी ने कहा है कि समान व्यवहार हो रहा था, तो उसी से पहले उसी पर प्रहार करके आगे बात शुरू करती हूँ। अब देखिए, प्रियंका गांधी पर धारा 144 लगा दी जाती है, जबकि वो 3 लोगों के साथ रात को निकली थी। 3 लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर धारा 144 का प्रवाहित नहीं हो सकती है, ये चल नहीं सकती है। पर वही धारा 144 फिर लगा दी जाती है लखनऊ एयरपोर्ट पे जब भूपेश बघेल पहुंचते हैं, पर वहां वो धारा 144 प्रधानमंत्री मोदी जी के उत्सव पर नहीं लगाई जाती, जहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक नेता के लिए धारा 144 लगेगी, दूसरे नेता के लिए नहीं लगेगी, ये पक्षपात है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आप तृणमूल कांग्रेस के दल को कल चले जाने देते हैं,
आप भीम आर्मी को भी चले जाने देते हैं, पर आप कांग्रेस के नेता को 72 घंटे बिना कोई वारंट दिखाए, बिना कोई लीगल ऑर्डर दिखाए डिटेन करके रखते हैं और इतना डरते हैं प्रियंका गांधी से कि निगरानी के लिए ड्रोन तक ऊपर चला के रखते हैं जहां पर वो नजरबंद है। और तो इसको दुभाती कहा जाएगा कि पक्षपात कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? और आपको बड़ी परेशानी हो रही है भाई, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी के नेता हर अंतिम प्रदेश में संस्कार नहीं हुआ था रागिनी जी। जाना चाहते हैं तो उनको रोका क्यों जाएगा? रागिनी जी, कल तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था रागिनी जी। मैंने आपको बोला अंजना जी, आप लोग भी सत्ता में रहे होंगे, आपको भी एहसास होगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर भड़क जाए। ठीक है, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक साथ नहीं बोलते हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपको भी सत्ता का लंबा अनुभव है, आपको भी पता होगा अंतिम संस्कार ना हुआ हो कि किस तरह से भावनाएं बहुत ज्यादा उफान पे रहती हैं और ऐसी जगह पर संवेदनशीलता से काम करना होगा। परिस्थितियां बेकाबू हो जाती, 8 लोगों की मौत हो गई है जिस जगह पर, वहां पर संवेदनाओं का ध्यान रखना होगा। अंतिम संस्कार करने को परिवार तैयार नहीं हो रहे थे, तो जाहिर तौर पर प्रशासन की प्राथमिकता थी ना कि पहले अंतिम संस्कार बात कही। बिल्कुल जी, हाँ मैं समझ गई, मैं आपका प्रश्न समझ गई, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। उत्तर प्रदेश में अंतिम संस्कार एक बहुत ही संवेदनशील शब्द है, क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान शमशान पर सियासत हो चुकी है। यहाँ में हाथरस में 12 बजे जो पीड़िता का शव है उसे पेट्रोल डालकर बिना माता पिता की मर्जी के जला दिया गया था। यहाँ पर कोरोना में 24 घंटे लाशें जली हैं, तो अंतिम संस्कार बहुत संवेदनशील मसला है। पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर तृणमूल कांग्रेस का दल कल मिल सकता है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, जब भीम आर्मी का दल मिल सकता है, तो कांग्रेस का दल क्यों नहीं मिल सकता? और लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने की ज्यादा परिस्थिति कब उत्पन्न होगी? जब आप जबरन रोकेंगे, जब आप धक्का मुक्की करेंगे, जब आप बिना कोई लीगल सैंक्शन के डिटेन और अरेस्ट करेंगे, तब लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा खराब होगा। जल्दी से जवाब, आखिरी 1 मिनट बचा है सुधांशु जी, तरीके से बता दें। सुधांशु जी आखिरी 1 मिनट बचा है, जवाब दीजिए। एडीजी बता रहे थे कि भाई 2-3 मैं बिल्कुल उत्तर दिन जाने देते, ये बात कारण ये है। और मुझे बताइए लोकतंत्र का कैसा मानक है कि एक रागिनी जी, अब मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, अब बात तो सुन लीजिए, जब 1 मिनट बचा है के साथ भी की जाए। जवाब हाँ, देखिए उसका रीजन है कि प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को सिक्योरिटी जानते कौन सी है? Z+ नहीं है, Z+ विद ASL। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग, यानी आपको जहां जाना है, आपको सुनिए तो बात तो सुनिए ना, डिटेल नहीं। भाई ASL का मतलब होता है आपको जहां जाना है वहां के रास्ते को पुलिस पहले जाके सैनिटाइज करेगी। और ASL सिक्योरिटी वाला जो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को सिक्योरिटी है, वो बगैर कार्यक्रम निर्धारित किए नहीं जा सकता। और सुरक्षा एजेंसियां इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि उस जगह पे जाना या नहीं जाना। Z+ सिक्योरिटी वाले लोग अपनी इच्छा से अपना रास्ता तक नहीं बदल सकते। सवाल इंसाफ का है, इंसाफ उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को इस घटना में खोया है। सवाल इस बात का नहीं है कि लखनऊ के रास्ते आप निकल जाएं, लखनऊ के वास्ते, लखीमपुर के रास्ते। ये तमाम सवाल जो ऐसे हैं वो सियासी पार्टियों के लिए। इस बीच सच सामने आए, इंसाफ उन परिवारों को मिले, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।